नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में डुबकी लगाई, रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा की, रामायण पाठ में हिस्सा भी लिया, रंगनाथम स्वामी मंदिर में भी गए। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तमिलनाडु दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने 2 मंदिरों में पूजा की। प्रधानमंत्री पहले तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर गए। वहां उन्होंने अंदलनाथ के हाथी को गुड़ खिलाया और आशीर्वाद लिया। दोपहर में उन्होंने रामेश्वरम में रोड शो किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम के अग्नि तीर्थम पर डुबकी लगाई। फिर भगवान रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा की। यहाँ उन्होंने रामायण पाठ और भजन संध्या में हिस्सा लिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीजेपी देश को जाति, पंथ, धर्म के नाम पर बांट रही है, राहुल गांधी ने कहा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के तुरंत बाद राहुल गांधी ने भाजपा पर जाति, पंथ और धर्म के नाम पर देश को विभाजित करने का आरोप लगाया। दोईमुख के निवासियों के साथ बातचीत करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा लोगों को धर्म और भाषा के नाम पर आपस में लड़ने के लिए उकसाती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा कुछ उद्योगपतियों के हितों के लिए काम करती है, न कि उन लोगों के हितों के लिए जो बेहद परेशानियों का सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस लोगों को एकजुट करने और उनकी बेहतरी के लिए काम करती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि 6713 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की पीड़ा को उठाना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ओवैसी बोले, मुसलमानों से सिस्टमेटिक तरीके से बाबरी मस्जिद छीनी गई। विवादित जगह पर रात में मूर्तियां रखी गई, वहां मस्जिद थी और रहेगी। जी हां दोस्तों, अयोध्या में श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा से 2 दिन पहले हैदराबाद के सांसद और AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी का एक बयान सामने आया है। ओवैसी ने कर्नाटक के कलबुर्गी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विवादित जगह पर रात के अंधेरे में मूर्तियां रखी गई थी, वहां मस्जिद थी, है और रहेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इजरायली स्ट्राइक में ईरान का बड़ा नुकसान, इंटेलिजेंस चीफ डिप्टी समेत 10 की मौत। जी हां दोस्तों, इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमास्कस में एक बार फिर बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। इस हमले में बताया जा रहा है कि 10 लोग मारे गए हैं। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के इंटेलिजेंस चीफ और उसके डिप्टी के मारे जाने की पुष्टि की गई है। युद्ध पर नजर रखने वाली संस्था ने इससे पहले 6 लोगों के मारे जाने की बात कही थी, जो अब बढ़कर 10 हो गई है। वहीं दोस्तों, बताया जा रहा है कि दमास्कस में ईरानी इंटेलिजेंस चीफ अपने डिप्टी और रिवोल्यूशनरी गार्ड के 2 सदस्यों के साथ युद्ध पर मीटिंग कर रहे थे जब इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दिया। वे 4 मंजिला इमारत में थे जहां इजराइल ने मिसाइल हमला किया। ईरानी मीडिया ने इस हमले में 5 लोगों के मारे जाने का दावा किया था और अपने अधिकारियों को शहीद बताया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सरकार ने सेल के 2 बोर्ड मेंबर्स को किया सस्पेंड। नियमों के उल्लंघन के चलते 26 सीनियर ऑफिशियल्स को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। जी हां दोस्तों, स्टील मिनिस्ट्री ने सरकारी स्टील कंपनी सेल के 2 बोर्ड मेंबर्स को NMDC के एक डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। दोनों कंपनियों ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि तीनों को मिसकंडक्ट के चलते सस्पेंड किया गया है। स्टील PSU ने फाइलिंग में कहा कि सेल ने कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि नियमों के उल्लंघन के लिए 26 सीनियर ऑफिशियल्स को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। झारखंड के मुख्यमंत्री से ईडी की पूछताछ हुई खत्म। सीएम आवास से 7.5 घंटे बाद बाहर निकले अधिकारी। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं ईडी से डरने वाला नहीं हूं। जी हां दोस्तों, झारखंड के जमीन घोटाले केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की टीम ने आज 7.5 घंटे तक पूछताछ की। सीएम से पूछताछ के बाद ईडी के अधिकारी सीएम आवास से 3 गाड़ियों से बाहर निकले। जांच एजेंसी के अधिकारी सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए कल दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री आवास आए थे। पूछताछ के बाद शाम 8:30 बजे आवास से वे निकल गए। ईडी के अधिकारियों के निकलने के बाद सीएम हेमंत सोरेन LPN सहदेव चौक पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैंने ईडी के सवालों के जवाब दिए हैं। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं के हौसले को सलाम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं ईडी के सवालों से डरने वाला नहीं हूं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार हुआ। पुलिस के हत्थे चढ़ा दिल्ली बेस्ड इंजीनियर। फॉलोवर्स बढ़ाने और पैसा कमाना था मकसद। जी हां दोस्तों, एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो के मामले में दिल्ली पुलिस ने इसके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की IFSO इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यूनिट साइबर क्राइम यूनिट ने आंध्र प्रदेश से 24 साल के इंजीनियर ईमानी नवीन को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली पुलिस ने 10 दिसंबर 2023 को इस केस की FIR दर्ज की थी। पुलिस को लंबे समय से इस आरोपी की तलाश थी। आरोपी पहले से कई साइबर क्राइम से जुड़े मामलों में शामिल रहा है। रश्मिका का डीप फेक भी इसी शख्स ने बनाया था।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शरद पवार ने कहा राजनीतिक विरोधियों को डराने चुप कराने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोधियों को डराने और चुप कराने के लिए परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी का इस्तेमाल एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है। वह ईडी द्वारा रोहित पवार को समन जारी करने से जुड़े सवाल का जवाब दे रहे थे। ईडी ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले में धन शोधन जांच के तहत 24 जनवरी को पूछताछ के लिए शरद पवार के पोते और महाराष्ट्र के विधायक रोहित पवार को तलब किया है। ईडी ने 5 जनवरी को बारामती, पुणे, औरंगाबाद और कुछ अन्य स्थानों पर रोहित पवार के स्वामित्व वाली कंपनी बारामती एग्रो और कुछ संबंधित इकाइयों के परिसरों पर छापा मारा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी घोषित की, एलजी ने भी दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने 22 जनवरी को दिल्ली में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर छुट्टी की घोषणा की गई है। छुट्टी का प्रस्ताव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से भेजा गया था, जिसे दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई राज्य सरकारें इस दिन पहले ही अपने यहाँ छुट्टी का ऐलान कर चुकी है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 22 जनवरी को दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों, यूएलबी, स्वायत्त निकायों आदि में आधे दिन का अवकाश रहेगा। वहीं दोस्तों इससे पहले कई राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में छुट्टी का ऐलान किया है। इनमें महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पुडुचेरी ने 22 जनवरी को पूरे दिन का सरकारी अवकाश घोषित कर दिया है, जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और हरियाणा में सोमवार को कार्यालय एवं संस्थान आधे दिन बंद रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस जल्द शुरू होगी। एलन मस्क की कंपनी को अगले हफ्ते तक मिल सकता है अप्रूवल। जी हां दोस्तों, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को अगले हफ्ते तक भारत में अपनी स्पेस बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज को लॉन्च करने की मंजूरी मिल सकती है। ईटी टेलीकॉम की हालिया रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह जानकारी स्टारलिंक की ओर से अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT को क्लेरिफिकेशन यानी कि स्पष्टीकरण भेजे जाने के बाद मिली है। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बुधवार तक स्टारलिंक को जारी कर सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टाटा ग्रुप के पास बनी रहेगी टाइटल स्पॉन्सरशिप। 2024 से 28 के लिए 2,500 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड वैल्यू में हुई डील। जी हां दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI ने शनिवार को टाटा ग्रुप को इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के टाइटल राइट्स दोबारा अवार्ड करने का ऐलान किया है। यानी कि 2024 से 28 के लिए अब टाइटल राइट्स टाटा ग्रुप के पास ही रहेंगे। ये राइट्स उसने 2,500 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड वैल्यू में हासिल किए हैं। ये राशि IPL के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी स्पॉन्सर राशि है। वहीं दोस्तों BCCI के सचिव जय शाह ने कहा कि हमने टाटा ग्रुप के साथ IPL के टाइटल स्पॉन्सर्स के लिए पार्टनरशिप का ऐलान किया है। दुनिया भर में लीग काफी लोकप्रिय है। ये टूर्नामेंट स्किल, उत्सुकता और मनोरंजन का बेमेल मिश्रण है। इसी तरह टाटा ग्रुप भारत में श्रेष्ठता के प्रतीक के तौर पर उभर कर सामने आया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फर्जी CBI कर्मी बन बुजुर्ग को फंसाया, डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर डराया, फिर ठगे 35 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने डिजिटल फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 8 मोबाइल फोन, लैपटॉप, कार, चेकबुक, ATM कार्ड बरामद किए गए हैं। IFSO हेमंत तिवारी के मुताबिक आरोपियों ने पहले वॉइस कॉल के जरिए 65 वर्षीय महिला को कॉल किया। उसके बाद उसको बताया कि आपने एक ऑनलाइन पार्सल भेजा है जिसके अंदर कुछ पासपोर्ट, ड्रग्स और कपड़े मौजूद हैं। आरोपी ने कहा कि ड्रग्स और फर्जी पासपोर्ट में आपको जेल हो सकती है, आप अरेस्ट हो सकते हैं। इस बात से बुजुर्ग महिला घबरा गई। आरोपियों ने महिला के साथ लगभग 35 लाख का फ्रॉड किया। इसके बाद दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 259 अंक गिरकर 71,423 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 50 अंकों की गिरावट रही। IDBI बैंक का शेयर 13% उछला। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में 20 जनवरी को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 259 अंक फिसलकर 71,423 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 50 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुई। ये 21,571 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 24 में गिरावट और 6 स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। अच्छे तिमाही नतीजों के बाद IDBI बैंक के शेयर में 13% का उछाल देखा गया। दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज कोल इंडिया, अडानी पोर्ट्स और कोटक बैंक रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में HUL, TCS और महिंद्रा एंड महिंद्रा रहे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिना शिखर वाले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर विवाद। देश के 9 मंदिरों में देव स्थापना पहले, शिखर बाद में बने। रामेश्वरम में 270 साल लगे। जी हां दोस्तों, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि अधूरे मंदिर में जिसका शिखर नहीं बना है उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। अब प्राण प्रतिष्ठा का मूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने लेटर लिखकर इसका जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि बिना शिखर के ही मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। देश के 9 मंदिरों में देव स्थापना पहले की गई है, इसके बाद शिखर बनाया गया है। ज्योतिर्लिंग और 4 धाम में आने वाले रामेश्वरम मंदिर में शिवलिंग की पहले प्रतिष्ठा की गई। इसके 277 साल बाद 78 फीट ऊंचा शिखर बनकर तैयार हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मैं अटल हूं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। बॉक्स ऑफिस पर नहीं चला मैं अटल हूं का सिक्का, दूसरे दिन भी स्ट्रगल करती दिखी पंकज त्रिपाठी की बायोग्राफिकल फिल्म। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पंकज त्रिपाठी स्टारर बायोग्राफिकल फिल्म मैं अटल हूं 19 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज हो गई। फिल्म देश के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की लाइफ से इंस्पायर्ड है। इसमें पंकज त्रिपाठी ने उनका किरदार निभाया है। फिल्म पर्दे पर उतर तो आई है, लेकिन थिएटर्स में इसकी ओपनिंग कुछ खास नहीं रही। फिल्म ने पहले दिन करोड़ भर की कमाई करके मेकर्स की उम्मीद पर पानी फेर दिया। सेक्निकल की रिपोर्ट के मुताबिक मैं अटल हूं ने पहले दिन 1.15 करोड़ का बिजनेस किया था। वहीं फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ गए हैं, जिसे देखकर लग रहा है कि पंकज त्रिपाठी की फिल्म को वीकेंड का भी कोई फायदा नहीं मिला है। रिपोर्ट की माने तो फिल्म ने अब तक सिर्फ 1.22 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। इसी के साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर मैं अटल हूं का टोटल कलेक्शन 2.37 करोड़ रुपए रह गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका, सभी 5 टेस्ट मैचों से बाहर हो सकते हैं मोहम्मद शमी। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ 25 जनवरी से शुरू होने जा रही सीरीज के पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी सभी 5 टेस्ट मैचों से बाहर हो सकते हैं। टखने की चोट से जूझ रहे मोहम्मद शमी को टेस्ट सीरीज के शुरुआती 2 मैचों के लिए टीम में जगह नहीं मिली है। आखिरी के 3 टेस्ट के लिए शमी की टीम में वापसी को लेकर उम्मीदें जताई जा रही थी, लेकिन शमी की चोट ज्यादा गंभीर होने के चलते जल्द वापसी मुमकिन नहीं दिख रही है। इतना ही नहीं, शमी को बेहतर इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला भी किया जा सकता है। मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप में 7 मैच खेलते हुए सबसे ज्यादा 24 विकेट हासिल किए थे, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद से ही शमी की टखने की चोट उभर आई और वो टीम से बाहर हो गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं शोएब मलिक की तीसरी पत्नी सना जावेद, टीवी शो रुसवाई से मिली पहचान। पाक एक्टर उमेर से टूट चुकी है पहली शादी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली है। 41 साल के शोएब ने अब 30 साल की पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद से शादी की है। शोएब ने शनिवार को सना के साथ फोटो शेयर कर इसकी जानकारी दी। इस अनाउंसमेंट के बाद एक्ट्रेस सना जावेद ने इंस्टाग्राम पर अपना प्रोफाइल नेम अपडेट करते हुए इसे सना शोएब मलिक कर लिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब से शोएब ने अपनी तीसरी शादी की अनाउंसमेंट की है तब से सना वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर यूजर्स उनके बारे में जानकारी खगाल रहे हैं। सानिया मिर्जा से उनका तलाक हुआ है या नहीं, इस बात की अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अयोध्या पहुंची कंगना राणावत, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगी। बोली, जिन्होंने अच्छे कर्म किए उन्हें यहां आने का मौका मिला है। जी हां दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 20 जनवरी को कंगना राणावत अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंची। उस दौरान उन्होंने वहां मौजूद मीडिया से बातचीत की। कंगना ने कहा कि मैं अयोध्या आकर बहुत खुश हूं। उन्होंने कहा कि कई जन्मों के पुण्य कमाए होंगे तभी अयोध्या धाम आने का मौका मिला है। एक्ट्रेस का कहना है कि यह उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उन्हें रामलला के दर्शन करने का मौका मिला है। कंगना ने कहा कि वो बहुत ज्यादा खुश है, बल्कि पूरा देश इस समय भावुक है। कई सौ सालों के बाद श्री राम अपनी जन्मभूमि पर लौट रहे हैं। इससे बड़ा अवसर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। श्री राम के आने से हमारे देश को एक संगठन बिंदु मिल रहा है, हमारी संस्कृति और मजबूत हो रही है। कंगना अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक रहेगी। यह समारोह 22 जनवरी को होना तय है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में बाहर से ज्यादा घरों के अंदर मौजूद है पोल्यूशन, डायसन की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, डायसन ने अपनी एनुअल ग्लोबल डस्ट रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में घरों के अंदर की हवा का स्तर बहुत खराब है। डायसन की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एवरेज एनुअल PM 2.5 लेवल सबसे ज्यादा खराब है। खराब इंडोर हवा के मामले में भारत दुनिया भर में सबसे ऊपर है। इस लिस्ट में चीन, तुर्की, UAE और साउथ कोरिया भारत के बाद आते हैं। इंडोर एवरेज वोलाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड के मामले में भारत 7वें पोजीशन पर है। शहरों की बात करें तो दिल्ली PM 2.5 लेवल के मामले में टॉप पोजीशन पर आती है। इसके बाद बीजिंग, संघाई, शेंजन और बुसान आते हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राम मंदिर से जुड़ी फर्जी खबरों पर सरकार हुई सख्त, एडवाइजरी जारी कर मीडिया से कहा ऐसी खबरें न फैलाएं जिससे माहौल बिगड़े। जी हां दोस्तों, राम मंदिर से जुड़ी गलत खबरों को लेकर सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अखबार, न्यूज चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फर्जी खबरों से बचने को कहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर कुछ अनवेरिफाइड, भड़काऊ और फर्जी मैसेज फैलाए जा रहे हैं जो सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। अयोध्या में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग कराएगी सरकार, अमित शाह बोले घुसपैठ रोकने के लिए दोनों देशों के बीच फ्री मूवमेंट पर पाबंदी लगेगी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को असम में ऐलान किया कि भारत और म्यांमार बॉर्डर पर खुली सीमा की फेंसिंग की जाएगी। म्यांमार से भागकर आ रहे आतंकवादियों और घुसपैठ को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच फ्री मूवमेंट को भी सरकार बंद करने जा रही है। शाह ने गुवाहाटी में हुई असम पुलिस की पासिंग आउट परेड में कहा कि म्यांमार के साथ हमारी खुली सीमा है, इसे हम बांग्लादेश की तर्ज पर बाड़ यानी कि फेंसिंग लगाकर सुरक्षित करेंगे। शाह ने यह भी ऐलान किया कि सरकार दोनों के बीच फ्री मूवमेंट एग्रीमेंट पर भी पुनर्विचार कर रही है। आने जाने की इस सहूलियत को ही सरकार बंद करने जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, संविधान में करने होंगे बदलाव, वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्र सरकार से बोला चुनाव आयोग। जी हां दोस्तों, देश में एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर विचार विमर्श शुरू हो गया है। इस मामले को किस तरह से अमली जामा पहनाया जा सकता है, इसे लेकर भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से भी कवायद तेज कर दी गई है। चुनाव आयोग की ओर से इस पर एक खाका भी तैयार किया गया है। एचडी रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने अनुमान लगाया है कि अगर देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाते हैं तो हर 15 साल में नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ईवीएम की खरीद के लिए 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। दरअसल देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी। कमेटी के चेयरमैन की ओर से एक साथ चुनाव कराने के मामले पर पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के साथ विचार विमर्श किया गया। यह मीटिंग उस वक्त की जा रही है जब एक साथ चुनाव कराने के मामले पर जनता से सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसके कुछ समय बाद यह मीटिंग की गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अयोध्या की सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस इस्तेमाल कर रही है एआई टेक्नोलॉजी से लैस गरुड़ ड्रोन। जी हां दोस्तों, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस एआई टेक्नोलॉजी से लैस गरुड़ ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। यह ड्रोन मिलिंद ने डिजाइन किया है। लखनऊ एडीजी जोन पीयूष मोराटिया ने आज तक को बताया कि हम एआई के जरिए गरुड़ ड्रोन के माध्यम से अयोध्या की सुरक्षा पर नजर रख रहे हैं। इसमें स्पीकर है, इसकी रेंज 8 किलोमीटर है, हुटर भी है और यह पब्लिक एड्रेस का काम करता है। यही फीड हमारे सिस्टम से अटैच है, जिससे हमें सारी जानकारी मिलती रहती है। अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट हमारे रेंज में आता है तो इसके जरिए हमें जानकारी मिल जाती है। अयोध्या की सुरक्षा पर उन्होंने कहा कि हमने अयोध्या को कई जोन्स में बांटा है, कई सेक्टर्स में भी बांटा है, जिसमें अलग अलग पुलिस की फोर्स लगी है। सब अपने धार्मिक कार्य कर सकें और सबको हम सेफ फील करा सकें, यही हमारी कोशिश है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गैंगस्टर भाई की वजह से एयरलाइंस के क्रू मेंबर्स ने गंवाई जान। नोएडा में दिन दहाड़े हुए मर्डर में 2 गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, नोएडा में शुक्रवार को दिन दहाड़े एयर इंडिया की क्रू मेंबर्स की कार में गोली मारकर की गई हत्या मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक सूरज मान दिल्ली के गैंगस्टर परवेज मान का भाई था। वह शुक्रवार को जिम से लौट रहा था, उसी दौरान उस पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। इस मामले में नोएडा पुलिस ने शूटर धीरज मान और मन्नू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि परवेज मान दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और नीरज बवाना गैंग से जुड़ा है। परवेज मान और कपिल कल्लू में लंबे समय से गैंगवार चल रहा है। कपिल कल्लू गोगी गैंग से जुड़ा है। परवेज मान पर आरोप है कि उसने कपिल कल्लू के पिता को मारा था। तो दोस्तों यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भगवान राम को कितने वर्षों का वनवास हुआ था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब कि भगवान राम को कितने वर्षों का वनवास काटना पड़ा था तो जल्दी से इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।